नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वतंत्र राव है। मैं नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में कंसल्टेंट यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड जो पुरुषों में पाई जाती है में स्थित जो प्रोस्टेट सेल्स हैं उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होती हैं। विश्व की बात करें तो विश्व में यह सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जबकि इंडिया में यह थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। 50 से 60 साल एज ग्रुप के बाद लगभग हर 10 मरीज में एक मरीज में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। प्रोस्टेट कैंसर पे विशेष तौर पे बात करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली पुरुषों में पाया जाने वाला एक मेल एसेसरी ग्लैंड है। यह तकरीबन 18 से 20 ग्राम या सीसी का होता है और अखरोट शेप का होता है, जो हमारा मूत्र मार्ग है और जो मूत्र मार्ग हमारे पेशाब के थैले पे जहाँ कनेक्ट करता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल मोस्ट यूरेथ्रा बोलते हैं, उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। और इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के 3 जोन्स होते हैं। जो अंदर वाला जोन होता है उसको हम ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं, उसके बाहर सेंट्रल और सबसे बाहर पेरिफेरल जोन। तो जो सबसे बाहर वाला जो पेरिफेरल जोन में उनमें प्रोस्टेट सेल्स के एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से प्रोस्टेट कैंसर बनता है, जबकि जो बिनाइन इनलार्जमेंट जिसे हम बीपीएच बोलते हैं वो ट्रांजिशनल जोन्स में स्थित प्रोस्टेट सेल्स के इनलार्जमेंट से बनता है। अब हम बात करें कि प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम क्या होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम भी बेसिकली बिनाइन जो इनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट का उसकी सिम्टम की तरह ही होते हैं। जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड में स्थित जो सेल्स हैं जब एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं और जब एक गांठ बनाते हैं तो ये गांठ प्रोस्टेट में स्थित जो यूरेथ्रा है जिसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं उसको कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से पेशाब की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। ये पेशाब की दिक्कतें मरीज इस तरीके से लेके आता है जैसे वो बोलता है हमें कि उससे बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, उसकी पेशाब की धार पतली आती है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब जोर लगा के करना पड़ता है, तथा पेशाब हो जाने के बाद भी मरीज को ऐसा महसूस होता है कि पेशाब पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो ये सब सारी सिम्टम्स होते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 50 से 60 साल के एज, खासतौर पे 50 साल के एज ग्रुप के बाद प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ही वह मरीज जिनमें फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर होने की, जैसे कि उनके पिताजी या दादाजी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो अथवा उनकी माताजी या नानी को ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ही कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि वो मरीज जो ओबीज हैं या खान पान की गंदी आदतें हैं अथवा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाए रहते हैं, तो उनमें भी ये रिस्क फैक्टर प्रोस्टेट कैंसर होने की बढ़ा देता है। अब हम बात करें कि प्रोस्टेट कैंसर से ग्रसित मरीज हमारे पास आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको प्रोस्टेट कैंसर है या संभावनाएं है। तो जब मरीज हमारे पास आता है तो हम उसका पूरा सिम्टम्स के बारे में असेस करते हैं, उसका सिम्टम स्कोर निकालते हैं। साथ ही साथ हम मरीज का कंप्लीट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं। साथ में ख़ास तौर पे हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि उनके घर में या किसी को प्रोस्टेट कैंसर या माता या नानी को ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हुआ। उसके बाद हम मरीज का डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिनमें हम प्रोस्टेट का कंटूर देखते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो वह मरीज जिनमें प्रोस्टेट नॉर्मल होता है उनका जो प्रोस्टेट होता है वो स्मूथ होता है। वह मरीज जिनमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है उनमें जो है ये स्मूथनेस चली जाती है और प्रोस्टेट डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे इर्रेगुलर पाया जाता है। अगर ये चीज़ होती है तो उसके साथ साथ हम मरीज को एक खास स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट की एडवाइस करते हैं, जिसे हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जिसे पीएसए बोलते हैं वो एडवाइस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग है और पीएसए टेस्ट अगर हमने करा है उसमें अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो हम यह संभावना व्यक्त करते हैं कि इस मरीज में हम प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है। तो अब इस प्रोस्टेट कैंसर को हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इसके लिए हमें प्रोस्टेट बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लैटिन के रास्ते से प्रोस्टेट में स्थित सेल्स से कुछ सेल्स निकालते हैं और उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं है। उसके बाद हम स्टेजिंग के लिए प्रोस्टेट का एमआरआई कराते हैं और जो कैंसर अगर हुआ है तो उसको हम स्टेज करते हैं। अब हम बात करें स्टेजिंग की, तो कैंसर की स्टेजिंग बेसिकली 4 है। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है, इसमें जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो प्रोस्टेट के अंदर ही रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर नहीं जाता है। जबकि जो स्टेज 3 है इसमें प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर उसके कैप्सूल से बाहर चला जाता है
और जबकि जो फोर्थ जो है स्टेज है उसमें प्रोस्टेट कैंसर बाहर तो जाता ही जाता है, साथ में दूसरे जो ऑर्गन्स है जैसे कि बोन्स है, लंग है, लीवर है और दूसरे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनमें भी फैल जाता है। तो ये रही स्टेजिंग की बात। अब अगर हम बात करें कि जब मरीज में डायग्नोस हो जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है तो इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या है। तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ बेसिकली इनके स्टेजिंग पे ही डिपेंड करती है। अगर वह मरीज जिनमें स्टेज 1 या स्टेज 2 डिजीज है जिससे कि हम लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, तो इन मरीजों में जो मुख्य थेरेपी है वो है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, जिसमें पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है, या उसको हम रेडियोथेरेपी और साथ में हार्मोनल थेरेपी की भी एडवाइस देते हैं। वह मरीज जिनमें स्टेज 3 डिजीज है जिसे हम लोकली एडवांस बोलते हैं, उनमें जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं वो बेसिकली रेडिकल प्रोस्टेक्टेक्टमी है, जो कि आजकल रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक विधि से बहुत ईजिली हो जा रही है। साथ ही साथ मरीज को जो दूसरा ऑप्शन है वह हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी के साथ हार्मोनल थेरेपी, जो 2 से 3 साल तक चलती है। वह मरीज जिनमें स्टेज 4 डिजीज है जिसे कि हम मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, तो इन मरीजों में हम बेसिकली रेडिकल प्रोस्टेक्टमी का कोई रोल नहीं है। ऐसे मरीजों को हमें हार्मोनल थेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है, तथा अगर बोनी पेन्स हैं यानी कि हड्डियों में दर्द है तो उनमें हम रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। तो ये रही बात रही ट्रीटमेंट की। तो आप सबसे मेरा अब यही निवेदन है कि अगर आपको कोई भी पेशाब की दिक्कत होती है, ख़ासतौर पे वह मरीज जो 50 साल से ऊपर की एज ग्रुप में पहुंच चुके हैं, तो बिल्कुल ही घबराएं नहीं और शर्माएं नहीं, बल्कि तुरंत अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलें, संपर्क करें, उसको अपनी बीमारी के बारे में पूरी बताएं। आपका यूरोलॉजिस्ट या आपके बीमारी के बारे में असेस करेगा और जो भी डिफिनिटिव डायग्नोसिस है बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देगा। साथ ही में मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, डेली एक्सरसाइज करें, मोटापा को कम करें और उसके साथ खान पान की अच्छी आदतें पालें। धन्यवाद।